हेलो नमस्कार। क्विक चैप्टर रिवीजन बिजनेस एंड प्रोफेशन। लंबा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड समराइज इट एज मच एज आई कैन एंड दिस इज बेसिकली डूइंग द कॉन्सेप्ट्स। नाउ अगर हम कोई भी बड़ा क्वेश्चन देखें, जैसे ये नवंबर 22 के पेपर का क्वेश्चन है, आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है जिसमें यू आर गिवन सर्टेन रिसीट्स एंड यू आर आल्सो गिवन सर्टेन पेमेंट्स, और उसके बाद दिया जाता है अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन। Now, like I've always said, हम लोग को इसको ठीक करना है, यानी इस इंफॉर्मेशन में से टोटल इनकम निकालनी है। अब रिसीट साइड पे इफ यू गो हैव अ लुक ओवर हियर, उन्होंने फीस फ्रॉम विजिटिंग अदर हॉस्पिटल्स भी बताया, फीस फॉर मार्च 21 रिसीव्ड इन अप्रैल 21, डिविडेंड बताया, फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, ऑनरेरियम। वी नीड टू नो कौन सी रिसीट बिजनेस में आती है, कौन सी रिसीट कैपिटल गेन में जा रही है, कौन सी अदर सोर्सेज में जा रही है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद यहां पर खर्चे दिए हुए, वी नीड टू सी कौन से वाले बिजनेस के अलाउड है, कौन से वाले नहीं अलाउड है, कौन से किसी और हेड में अलाउड है। सो ये सारा कुछ करने के लिए वी शुड बी एबल टू हैव आवर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस हेड इन आवर माइंड। तो मैं क्या करूंगा, ड्यूरिंग दिस वी आर गोइंग टू डू वेरियस रिसीट्स जो बिजनेस हेड में आती हैं, वेरियस एक्सपेंसेस जो बिजनेस हेड में अलाउड है, और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है जो बिजनेस हेड के खर्चों में लगती हैं। उसके बाद वी विल डू अ सेपरेट सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें मैं टोटल इनकम के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है या जो आईसीआई के एमसीक्यूज केस स्टडी इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले बिजनेस हेड सबसे सिंपल हेड है। रिसीट्स कौन सी आती हैं सेक्शन 28 बताता है और सेक्शन 41। नो सेक्शन 28 में देयर इज एन अमाउंट रिसीव्ड। 41 actually 41 talks about receipts which are taxable as business receipts or profession receipts even if business or profession is not in existence, यानी बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो या ना हो, 41 की रिसीट्स विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस और प्रोफेशन रिसीट्स। 28 की रिसीट्स के लिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। Then we come to allowable expenses, section 32, 36. There is a general expense 37. यानी जनरल एक्सपेंस में क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस। कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो गई तो वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? मैंने आपको बोला खर्चा करने पे अगर आपके हाथ में कुछ एसेट आया तो वो कैपिटल है, वरना नहीं है। अगर आपने गांव में जाके जहां पर आपके एम्प्लॉइज हैं एक स्कूल बनवाया पर स्कूल की ओनरशिप पंचायत को दे दी, आपके पास ओनरशिप नहीं है, तो देन दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए एसेट हाथ में आना जरूरी है। आपने डायरी छपवाई, डायरी होती है ना दिवाली पे जो छपवाते हैं, और आपने अपने सारे एजेंट्स को दे दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने साइन बोर्ड्स बनवाए और अपने सारे एजेंट्स अक्रॉस द कंट्री के बाहर बोर्ड पे लगवा दिए और ये उन्हीं के हो गए, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। दिस इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 37 इज अ जनरल क्लॉज और बाकी कुछ स्पेसिफिक खर्चे आर अलाउड अंडर 32, 36। एंड ऑफ कोर्स एक है रिस्ट्रिक्शंस अंडर 42, 44। तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, कौन सी रिसीट्स, कौन से खर्चे और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस। नाउ बिजनेस हेड की इनकम क्या हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे निकाल सकते हैं? मैं कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस दोनों पे निकाल सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है। जनरली देखा गया प्रोफेशनल्स कैश बेसिस पे रख रहे होते हैं, यानी आईसीआई जो क्वेश्चन दे रहा है प्रोफेशनल्स का, जब डॉक्टर का देगा, सीए का देगा, तो बताएगा मैं आपको कैश बुक दे रहा हूं। जनरली आपको पीएनएल अकाउंट दिया होता है या रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता है। नो, जो भी रिसीट्स हैं, जो भी खर्चे हैं, विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, यानी लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स विल रिमेन द सेम। द ओनली थिंग इज कैश बेसिस पे हम लेंगे रिसीट बेसिस पे या पेड बेसिस पे, मर्केंटाइल मिलेंगे ड्यू बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे, और ये मेरी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी। क्या मैं एक बिजनेस के लिए कैश सिस्टम और दूसरे बिजनेस के लिए मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। देन कैन अ पर्सन हैव मोर देन वन बिजनेस? बिल्कुल। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो मेरा बिजनेस हो गया। मैं अन अकेडमी पे सर्विसेज दे रहा हूं, वो मेरा प्रोफेशन हो गया। मेरी प्रैक्टिस है, वो मेरा एक और प्रोफेशन हो गया। तो दो प्रोफेशन एक बिजनेस हो गया। उसी तरीके से अगर आपके अलग अलग बिजनेस हैं तो इनकम ऑफ ईच बिजनेस विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली।
लेकिन अगर आपका एक ही बिजनेस है और उसकी 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे आपकी दुकान है और आपकी 3 दुकान है, ज्वेलर की दुकान है पर 3 अलग अलग जगह पे है दुकानें, तो क्या इन तीनों दुकानों की इनकम अलग अलग निकलेगी? नहीं सर, एक ही निकलेगी, बिकॉज इनकम ऑफ ईच बिजनेस, यानी इन सारी ब्रांचेस की रिसीट एक जगह लेंगे, इन सारी ब्रांचेस के खर्चे लेंगे, और इन ब्रांचेस में जितने एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स हैं, तो क्या उनको एक ही ब्लॉक में डाला जाएगा? बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे पास दुकान में बिल्डिंग है और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बिल्डिंग है, क्या उन दोनों बिल्डिंग्स को एक ही ब्लॉक में डाला जाएगा? नो, क्योंकि ये अलग बिजनेस की हैं। सो इनकम ऑफ ईच बिजनेस इज टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली। फिर किसी बिजनेस की इनकम आ रही है, किसी बिजनेस का लॉस आ रहा है, और फिर हम देखते हैं कि कौन सी बिजनेस के लॉस को कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो वहां हमने सीखा था स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम ओनली। एक 35 एडी का स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होता है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है, विच वी कॉल नॉन स्पेकुलेटिव, वो आपका तीनों में से किसी भी इनकम से हो जाता है, वेदर इट इज स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड। क्लियर है बात? चलिए, नाउ वी कम टू समरी ऑफ रिसीट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 28। सबसे पहले जर्नल क्लॉज, एनी रिसीट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विल बी कवर्ड हियर। कोई भी रिसीट, आपकी फैक्ट्री से स्क्रैप देखा, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस रिसीट। आप लेट्स से यू आर मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर पार्ट्स, और आपने ट्रैक्टर पार्ट्स सप्लाई के साथ साथ कुछ कमीशन भी कमाई किसी और के लिए ट्रैक्टर पार्ट्स प्रोक्योर करने के लिए या बेचने के लिए, इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, ये भी यहीं आएगा। एनी रिसीट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। विराट कोहली जी ने बीसीसीआई से पैसा लिया, प्रोफेशनल इनकम है। उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा मिला बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ क्रिकेटर, वो भी प्रोफेशनल इनकम है, इसी प्रोफेशन की इनकम है। यहां पर हमने बोला था प्रोफेशनल 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल स्किल और एक एक्वायर्ड स्किल। नेचुरल स्किल को हम बोलते हैं वोकेशन। क्या वोकेशन से आई हुई इनकम को भी हम यहीं पर ही टैक्स लगाएंगे? बिल्कुल सर। सिंगर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट वगैरह हो गए, म्यूजिशियंस, इनके पास डिग्री नहीं भी हो तो भी इनकी इनकम कौन से हेड में जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ यू नीड टू नो, प्रोफेशन की डेफिनेशन 194J में अलग है, 44AA में अलग है। जब टीडीएस की बारी आएगी तो प्रोफेशनल की डेफिनेशन हम 194J से लेंगे, और एक 917 करा हमने, जहां डीम्ड एक्रूअल की बात करते थे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। भाई अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को फीस दे रहे हैं, वो इंडिया में डीम्ड एक्रू होगी नहीं होगी, वहां लिखा था वर्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। नो, वहां पर मैंने बताया था फीस फॉर टेक्निकल सर्विस विल इंक्लूड प्रोफेशनल इनकम एंड अदर इनकम, तो वहां पर सारी आ रही थी। जे में प्रोफेशनल को और फीस को अलग करा गया है, और 44AA में स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड अदर प्रोफेशन अलग है। तो ये डिफरेंशिएशन जो मैंने क्लास में कराया था, वी विल डू दैट व्हेन वी डू 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो मेरा प्रिजम्पटिव इनकम का क्विक रिवीजन होगा। इलीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस अलग बिजनेस माना जाएगा, उसके इनकम तो टैक्सेबल है, खर्चे अलाउड नहीं है, पर इलीगल लॉस अलाउड है, यानी कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। आपके गुड्स जब्त हो गए, कितने के जब्त हुए? सर पकड़ लिया कस्टम्स वालों ने 2 लाख रुपए, ये खर्चा नहीं है, लॉस है। खर्चा करा जाता है, लॉस हो जाता है, तो लॉस आपको अलाउबल है एज पर जजमेंट ऑफ सीआईटी वर्सेस डॉक्टर टीए कुरैशी। मैंने देखा आईसीए ने क्या किया, एक पीएनएल दिया और उसमें एक रिसीट लिख दी, इनकम फ्रॉम स्मगलिंग या इनकम फ्रॉम लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग चरस एंड गांजा। अब आपको समझना है कि मेन बिजनेस चल रहा है डॉक्टर का, और यहां पर स्मगलिंग वाला आ गया। आप इनको 2 अलग अलग बिजनेस करोगे, यानी इस रिसीट को डॉक्टर वाले बिजनेस से बाहर करेंगे और उसको अलग से अलग बिजनेस मान के चलेंगे। सो रिमेंबर, इनकम ऑफ ईच बिजनेस इज टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली। अगर एक ही, और उन्होंने क्या किया, एक पीएनएल दिया, वो पीएनएल लेट्स से इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ छितर, जूते, चप्पलें, और उस पीएनएल में नीचे जाके लिख दिया इनकम ऑफ क्रेडिट साइड पे एलिजिबल फॉर 35 एडी। अब इसका मतलब यह है कि 2 अलग अलग बिजनेस हो गए। तो आपको पेपर में क्लियरली दिमाग में रखना है कि अगर एक ही पीएनएल में 2 अलग अलग बिजनेस की रिसीट दी, तो उनको आपको अलग करके अलग अलग बिजनेस इनकम निकालनी है और फिर लॉसेस को सेट ऑफ करना है। ठीक है, सो मोर देन वन बिजनेस की हमने बात कर ली। फिर आते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी पे। अब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, ये किस किस पर्पज के लिए देती है? एक होता है वर्किंग कैपिटल सब्सिडी, आपके बिजनेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने वर्किंग कैपिटल सब्सिडी दी।
it is a taxable business receipt. Then we come to अगर सब्सिडी किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए मिली, यानी गवर्नमेंट ने आपको मशीनरी खरीदने के लिए बोला या बिल्डिंग खरीदने के लिए बोला, तो अब आप इस सब्सिडी को उस कॉस्ट से माइनस करके कैपिटलाइज करोगे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए. सो अगर मशीनरी 10 लाख की और सब्सिडी 2 लाख की मिली, तो आप 8 लाख को कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन दोगे. आप उस 2 लाख को पीएनएल में रिसीट साइड पे नहीं ले सकते हो, यानी आप बिजनेस की रिसीट नहीं मान सकते, आपको उसको लेस करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी 10 लाख दी और आपने प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी और बिल्डिंग भी खरीदी, अब आपको ये सब्सिडी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की कॉस्ट से प्रोपोर्शनेटली माइनस करनी पड़ेगी. सो इफ रिसीट फॉर मोर देन वन एसेट इज टू बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड. देन वी कम टू कॉम्पनसेशन. टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. नाउ अगर आपने कोई एजेंसी ली है, जैसे टायर्स की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ली, और वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे 3 साल के लिए दिया गया, लेकिन 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और मुझे कॉम्पनसेशन दी गई. नाउ कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इज अ बिजनेस रिसीट. या मेरी कंपनी की फैक्ट्री लेट्स से किसी ऐसे एरिया में है जहां शायद कोई टेररिज्म चल रहा है ना. अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट मेरे से मेरी फैक्ट्री बंद करने के लिए मुझे पैसा दे देती है. गवर्नमेंट गिव्स मी मनी फॉर स्टॉपेज ऑफ बिजनेस. क्या ये भी मेरी बिजनेस रिसीट है? हाँ, ये भी बिजनेस रिसीट है. या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट, जैसे आप गन्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गन्स और कारतूस वगैरह, बुलेट्स वगैरह कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को लगता है कि ये बिजनेस जरा उनको कंट्रोल में लाना है, तो कई बार आपकी मैनेजमेंट आपसे ले लेंगे और आपको बोलेंगे ये लीजिए आप हमसे हर साल का 30-40 लाख रुपए का प्रॉफिट ले लो, लेकिन मैनेज हम करेंगे. सो दे टेकन ओवर योर मैनेजमेंट. ये भी बिजनेस रिसीट है. अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ इन कनेक्शन विद बिजनेस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है विच वाज एंटर्ड इनटू इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन. अब जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदने का ऑर्डर दिया, अब जिसको ऑर्डर दिया उसने शायद ऑर्डर पूरा नहीं करा, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ऑर्डर ना पूरा करने का मुझे कॉम्पनसेशन देगा. तो जब वो कॉम्पनसेशन दे रहा है, वो मेरी कौन से हेड की इनकम होगी? बिजनेस इनकम. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मैंने प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर दिया, मैंने अपनी मशीन का ऑर्डर दिया 3 करोड़ रुपए का, लेकिन सप्लायर ने मशीन सप्लाई नहीं करी और उसने मुझे कॉम्पनसेशन दिया मशीन सप्लाई ना करने के लिए. ये भी मेरी बिजनेस की इनकम आएगी. यानी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका था, चाहे रॉ मटेरियल का था, चाहे कैपिटल एसेट परचेज करने का था, लेकिन अगर वो कैंसिल होता और कॉम्पनसेशन आती है, दैट विल बी अ रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम. आपको कोई कैश सब्सिडी मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, फॉर एक्सपोर्टर्स को कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, तो दैट विल आल्सो गो एज बिजनेस इनकम. नाउ कम्स पर्क्स. एनी बेनिफिट और पर्क received during the course of business and profession. आपको कुछ भी बेनिफिट मिला बिजनेस के रिलेशन में, आपके जैसे डॉक्टर है, आपके पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो ये कहां जाएगा? ये बिजनेस साइड में जाएगा. अगर आपको पापा ने कुछ गिफ्ट दिया, अब ये 56(2)(10) में जाएगा. तो गिफ्ट्स बेनिफिट पर, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स को कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स दे देती हैं. अभी वो प्रोडक्ट्स उनको मिल गए और वो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक अपनी ऐड बनाते हैं और ऐड दिखाते हैं और उसको पैसा भी मिलता है और फिर प्रोडक्ट भी रख लेते हैं. तो ये भी बेनिफिट और पर्क हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. और इसके ऊपर अब एक टीडीएस कटता है 194R में, जिसके बारे में टीडीएस का अलग से करेंगे. नो, फर्म ने अपने पार्टनर्स को सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, रेम्यूनरेशन दिया और इंटरेस्ट दिया. सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट. अब फर्म को इसके ऊपर डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 40B. जितनी डिडक्शन फर्म को मिली उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, बट अंडर व्हाट हेड? बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो सैलरी फ्रॉम अ फर्म रिसीव बाय द पार्टनर, बिजनेस इनकम. इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म रिसीव बाय द पार्टनर, बिजनेस इनकम. इसको सैलरी और अदर सोर्सेज में मत ले जाना, पूरा सेट ऑफ का प्रॉब्लम आ जाएगा. और इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा ना 192 में ना 194A में, प्रोवाइडेड द पार्टनर इज अ रेजिडेंट. और अगर पार्टनर नॉन रेजिडेंट है तो इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा 195 में. फॉर अ नॉन रेजिडेंट पार्टनर टीडीएस विल बी अंडर 195. तो चलो, नॉन कंपीट फीस.
एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कंपटीशन अवॉइड करने के लिए पैसा दिया। जैसे एक ही सिटी में दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर दूसरे को कहता तू अपना प्रैक्टिस बंद कर दे भाई 5 साल के लिए। अगला कहता क्यों करूं? कहता मैं तेरे को 5 करोड़ देता हूं। कहता ओके। अब ये जो 5 करोड़ मिले दैट इज नॉन कम्पीट फीस, इट विल बी टैक्सेबल। और जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस भी काटना है इसके ऊपर अंडर सेक्शन 194J, अंडर सेक्शन 194J। या आपने कोई नो हाउ डेवलप करा, कोई पेटेंट डेवलप करा, आपने आविष्कार करा, उसका पेटेंट ले लिया। जैसे कोई दवाई है, सपोज कोविड की दवाई का कोई फॉर्मूला आपने आविष्कार किया, आपको एक कंपनी कहती है कि आप इस फॉर्मूला को 1 साल के लिए किसी को मत दीजिए, क्योंकि हमने अभी अपना फॉर्मूला बनाया है, हम उस पर अभी दवाइयां बना के बेच रहे हैं, अगर आपका फॉर्मूला आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको फॉर्मूला किसी और के साथ ना शेयर करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन कम्पीट फीस। एंड देन वी कम टू स्पेकुलेशन बिजनेस। नाउ व्हाट इज स्पेकुलेशन? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, और वर्ड इज ट्रांजैक्शन, जिसकी आपने बिना डिलीवरी के लिए सेटलमेंट कर ली। जैसे आपने चावल खरीदने थे, अगर आप किराने की दुकान चलाते हैं, यू आर रनिंग अ शॉप जहां पर दाल चावल बिकता है, तो उस दुकान में आपने चावल खरीदने थे, चावल आपकी दुकान में आते, आप आगे बेचते, तो ये नॉर्मल बिजनेस इनको होती। पर आपने चावल खरीदने थे, पर आपको लगा कि ऑर्डर दे तो दिया है, पैसे भी दे दिए, पर अभी जरूरत नहीं है चावल की, तो आप उसको कहते हो बेच दे। यानी आपका इंटेंशन था डिलीवरी लेने का, पर डिलीवरी ली नहीं। तो क्या ये भी स्पेकुलेटिव हो जाएगा? हाँ, ये भी स्पेकुलेटिव हो जाएगा। वेदर यू हैड द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिलीवरी और नॉट डजंट मैटर। अगर वो ट्रांजैक्शन सेटल होगी विदाउट डिलीवरी, तो उस ट्रांजैक्शन को एक तो अलग बिजनेस माना जाएगा, और उससे जो भी इनकम और लॉस हो रहा है उसको अलग से ट्रीट होगा, बिकॉज स्पेकुलेशन लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम, और अगर बच गया तो कैरी फॉरवर्ड होता है वो 4 साल के लिए। फिर आपको मैंने बताया था डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉन स्पेकुलेटिव होगा। इवन एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स जिन पे सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी लगा, वो भी नॉन स्पेकुलेटिव होगा। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, commodity trading including agricultural commodities, even if CTT on agricultural commodities is not levied, I repeat again, ये नॉन स्पेकुलेटिव होगा। वो उससे फर्क कहां पड़ेगा? सेट ऑफ के चैप्टर में, क्योंकि नॉन स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव स्पेसिफाइड, लेकिन स्पेकुलेटिव लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव। सर फिर कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू अ कैपिटल एसेट। आपका स्टॉक इन ट्रेड है, आपने उसको अपना कैपिटल एसेट बना दिया। अब कैपिटल एसेट जिस दिन आपने बनाया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, या अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, आप बिजनेस की रिसीट मान लेंगे। आपका ओपनिंग स्टॉक में आया होगा, जो भी आपका स्टॉक था, आपका जो भी स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक में आया होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको क्या बना दिया? कैपिटल एसेट। तो आपको यहां पर रिसीट लेना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। कल को अगर ये एसेट नॉन डेप्रिसिएबल है, नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट, तो यही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, और अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट है तो यही उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी जिस पे वो डेप्रिसिएशन लेगा। क्लियर होगी बात? देन इट सेज सेल ऑफ एसेट फॉर व्हिच अ डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर 35AD। 35AD में पूरी लिस्ट आती है ऑफ बिजनेसेस जिनमें अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उनकी आपको पूरी डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर आपने कोई ऐसा एसेट खरीदा 35AD के बिजनेस का जिसकी आप डिडक्शन ले चुके हो, कल को आप बेचोगे तो उसको आपने सीधा सीधा बिजनेस रिसीट ले लेना है, कैपिटल गेन्स में नहीं लेके जाना। चलो, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अदर थिंग्स। अब वही वाला है, आईसीआई आपको बिजनेस की रिसीट्स देगा। कुछ रिसीट्स यहां पर आपको दिख रही होंगी, कुछ खर्चे आपको दिख रहे होंगे, और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली एक अकाउंटेंट है जिसके पास आप गए हैं रिटर्न भरने अपने क्लाइंट की, और उस अकाउंटेंट को पास कुछ डाउट्स हैं, और वो डाउट्स आपसे एज अ सीए पूछ रहा है कि इनका क्या करूं। और जो उसने यहां क्रेडिट करा है या यहां डेबिट करा है, प्लीज रिमेंबर वो क्रेडिट और डेबिट सही हुआ या नहीं हुआ ये आपने चेक करना। तो प्लीज क्वेश्चन को क्वेश्चन समझिए। अब यहां उसने कोई चीज क्रेडिट करी हुई है और आपके दिमाग में 28 और 41 में नहीं आ रही है,
तो हम प्रॉफिट में क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट में इसको माइनस करेंगे, यानी यहां लीव हुई है और नहीं लेनी चाहिए तो माइनस करेंगे। या नीचे कुछ बताता है कि यार ये रिसीट है, मैंने यहां पर ली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर उसने नहीं ली और लेनी चाहिए थी तो प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे, है ना। सो मैंने आपको बताया था 3 सोच का माइंडसेट है। फर्स्ट, लॉ क्या कहता है, उसने क्या किया, उसने मतलब अकाउंटेंट ने क्या किया, और हमें उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। लॉ क्या कहता है, अकाउंटेंट ने क्या किया और हमें क्या करना है। नाउ विद दिस इन माइंड, लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट सर्टेन रिसीट्स। अब अगर गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव दिया, पीएनएल में क्रेडिट करा हुआ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है बिजनेस इनकम नहीं है, इसको हम कहां लेके जाएंगे, बिजनेस से माइनस करेंगे प्रॉफिट से, और बाद में जाके देखेंगे 56(2)(10) में रिलेटिव से आ रहा है तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर आता है तो वो सैलरी में जाता है। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, पेशेंट एक्सेट्रा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कहां जाएगा, दिस विल गो एज प्रोफेशनल या बिजनेस की रिसीट। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं नवंबर 22 के क्वेश्चन में, यहां देखो, इट इज गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स, उसने दिया हुआ है मुझे रिसीट साइड पे। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये कौन से हेड की इनकम है, कहां की जाएगी, बिजनेस की जाएगी सर। तो हम इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम नीचे नोट दे देंगे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स इज अ बिजनेस रिसीट। फिर आप यहां देखो एक और दिया, ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल, ऑनरेरियम है। अब इस क्वेश्चन में डॉक्टर साहब है और उनको ऑनरेरियम मिल रहा है ना। व्हाट इज ऑनरेरियम, ऑनरेरियम बेटा इज अ टोकन मनी। भाई आपने कोई स्कूल में सेमिनार दिया, पेंटिंग सर्विस दी, कुछ भी दिया, उसके लिए आपको ऑनरेरियम मिल रहा है। अब पॉइंट ये है कि ये ऑनरेरियम कहां जाएगा सर, इसको कहां लेके जाएंगे, 22,500, क्या ये उसके बिजनेस से रिलेटेड है। अगर उसके बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है तो हम उसको लेके जाएंगे बिजनेस साइड में, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको लेके जाएंगे अदर सोर्सेज में। अब डॉक्टर है, उसके लिए बिजनेस थोड़ा होगा पेंटिंग सर्विस, तो देखो कहां लेके जा रहे हैं, अदर सोर्सेज में लेके जा रहे हैं। और अगर नेट लिखा है, इसका मतलब है टीडीएस कट के आया होगा। अब ऑनरेरियम पे कहां टीडीएस कटता है सर, ऑनरेरियम पे जो टीडीएस कटता है वो कटता है 194J में, एंड आई वांटेड टू सी दिस। अब 194J में फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अगर आ गई 30,000 की लिमिट होती है। अब बच्चा कंफ्यूज है सर, 22,500 लिखा है, नेट लिख दिया है, अब ये टीडीएस कटा नहीं कटा, क्योंकि लिमिट तो 30,000 की है, तो आईसीआई ने इसको ग्रॉस अप कर दिया। और नीचे उन्होंने पूरा मेंशन किया, देखो कि इट इज मेंशन्ड डॉक्टर रोहन हैज रिसीव्ड ऑनरेरियम since the limit under 194J is 30,000 there is no requirement to deduct accordingly the question can be answered without grossing up। मतलब आईसीआई 2 व्यू पॉइंट्स दे रहा है, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने आपको बोला था कि अगर वर्ड लिखा हो रिसीव्ड, या कुछ लिखा हो नेट, या लिखा हो इंटरेस्ट अमाउंट, या टोटल लिखा हो, भाई ये फीस है, इंटरेस्ट लिखा हो, फीस लिखा हो, अगर ऐसे लिखा है तो ये हमेशा ग्रॉस मानते हैं। अगर नेट लिखा है इवन इफ लिमिट से कम है, जैसे इस केस में था, हम उसको हमेशा ग्रॉस मानेंगे, ये मान के कि टीडीएस कट गया, इवन इफ इट वाज नॉट डिडक्टेबल, अगले ने काट लिया, हम ग्रॉस अप करेंगे। लेकिन जब लिखा हो अमाउंट रिसीव्ड, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इस पे टीडीएस कटना था या नहीं कटना था, और उसके अकॉर्डिंगली ग्रॉस अप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 22,500 नेट की जगह 22,500 रिसीव्ड लिखा होता, तो मैं इसको ग्रॉस अप नहीं करता, ये अजम्पशन दिया था कि 30,000 से कम है तो इस पे टीडीएस नहीं कटा होगा। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो उसी चक्कर में ये सारी बातें करनी बहुत जरूरी है। सो ये आ गया ना। यहां पर आप देखो ऑनरेरियम के बारे में भी लिखा हुआ मैंने, ऑनरेरियम और अदर सिमिलर रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल। ये ऑनरेरियम या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा या अदर सोर्सेज में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किसके रिलेशन में मिला, ठीक है ना। रेंट ऑफ क्वार्टर्स, देखो हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना आपका बिजनेस इनकम नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट विल ऑलवेज गो एज हाउस प्रॉपर्टी, इवन इफ हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट इवन इफ द बिल्डिंग इज परचेज यूजिंग मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस। आपका हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है बेटा, तो भी एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। और आपको याद है, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है और वेकेंट है,
तो 2 साल तक का उसका एनुअल वैल्यू एग्जेम्प्ट होता था, बट जब टैक्सेबल होता था तो वो होता तो हाउस प्रॉपर्टी एड में था। तो बिल्डर है, उसके पास घर है खाली पड़े हुए हैं, 2 साल तक कोई एनुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा, पर जब लगेगा तो कहां लगेगा? हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू। जब वो घर बेचेंगे, स्टॉक इन ट्रेड वाले घर बेचेंगे, तो वो बिजनेस की इनकम होगी, पर एनुअल वैल्यू कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। पर मैंने कहा था इंसिडेंटल टू बिजनेस, रेंट ऑफ क्वार्टर्स, आपने इंप्लॉइज को आरएफए दिया, या कंपनी का कोई गेस्ट हाउस है जिसका रेंट आ रहा है, ये रेंट कहां जाएगा बेटा? ये सारे इंसिडेंटल टू बिजनेस हैं, इसलिए वो बिजनेस की रिसीट में जाएंगे। देन सेल ऑफ स्क्रैप आ गया, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग बिजनेस आ गया, ये बिजनेस की इनकम है। सन्ड्री रिसीट लिखा हो, कमीशन लिखा हो, ब्रोकरेज लिखा हो, बिजनेस की रिसीट है। बैड डेट रिकवर्ड, रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स, अर्लियर क्लेम्ड एज अ डिडक्शन, यानी आपने कोई डेट की या टैक्स की या डिडक्शन ली हुई है ऑलरेडी पिछले किसी साल में, और इस साल रिकवरी होगी, तो रिकवरी बिजनेस की इनकम है। लेकिन जिस साल वो खर्चा था उस साल आपने डिडक्शन ही नहीं ली थी, तो रिकवरी को टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे 41 सेक्शन करते समय, ठीक है। देन बेटा सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप बिजनेस के लिए एसी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, इनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट की तो बिजनेस साइड में मिलती है, पर सेल ऑफ दोज एसेट्स पहले तो ब्लॉक से माइनस करेंगे, और अगर ब्लॉक निल हो गया तो इसका गेन और लॉस कहां जाएगा? कैपिटल गेन्स में जाएगा, कैपिटल गेन्स में जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, आपने बिजनेस के बचे हुए पैसे से इनमें इन्वेस्ट करा, डजंट मैटर, इनका इंटरेस्ट विल ऑलवेज गो एज आइदर अदर सोर्सेस और बिजनेस इनकम। यानी डिबेंचर्स मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो इंटरेस्ट विल गो एज बिजनेस इनकम। डिबेंचर्स मेरा कैपिटल एसेट है, तो इंटरेस्ट विल गो एज अदर सोर्सेस। शेयर्स मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो डिविडेंड विल गो एज बिजनेस इनकम। शेयर्स मेरा इन्वेस्टमेंट है, देन द डिविडेंड विल गो एज अदर सोर्सेज। बट जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो बिजनेस इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो कैपिटल गेन्स होगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है, इनकम टैक्स का रिफंड इनकम नहीं है, पर उस पर जो ब्याज आ रहा है दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड रिमेंबर, इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटता है अंडर सेक्शन 194A, ठीक है जी। तो डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, it is income from other sources unless these are held as stock in trade, then it will be taxable as income from business and profession. तो यहां याद रखो, हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड, एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी एड, डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस इनकम। नाउ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स का पॉइंट मैंने कर दिया। फिर आता है की मैन इंश्योरेंस। मैंने अपने बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके ऊपर एक लाइफ इंश्योरेंस कराई कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस। मेरे बिजनेस का की मैन कुड बी माई इंप्लॉय। अब अगर मेरे इंप्लॉय को मैंने की मैन इंश्योरेंस में ले लिया तो जो प्रीमियम दूंगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब पैसा किसको मिलेगा? अगर उस इंप्लॉय को कुछ हो गया, अगर इंप्लॉय को मिल रहा है तो उसकी सैलरी इनकम में जाएगा। अगर मैंने बेनिफिशियरी अपने आप को बना लिया, भाई इसको कुछ होगा तो नुकसान तो मेरा होगा, तो फिर मेरी बिजनेस इनकम होगी। और अगर मेरा की मैन मेरा इंप्लॉय नहीं है, कोई और है, और उसकी इनकम फिर अदर सोर्सेज में हो जाएगी अगर उसको जाएगा तो। अवार्ड्स टू स्पोर्ट्समैन, अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो तो आपको जो भी छक्का मारने के 1 लाख रुपए मिल गया, विकेट लेने के 2 लाख रुपए मिल गए, तो वो प्रोफेशनल इनकम है। पर जो आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, लोकल ट्रस्ट से, ये अवार्ड एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप एमेच्योर हो। एमेच्योर, एक बात होगी। लेकिन जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज आपको अवार्ड देती हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जी अभी जैवलिन में जीत के आए गोल्ड ओलंपिक्स में, उनको बहुत सारे लोगों ने प्राइज पैसा दिया, जस्ट फीलिंग हैप्पी। कई बिजनेस हाउसेस ने दे दिया, कई फिल्म एक्टर्स ने दिया। क्या ये उनको गिफ्ट्स हैं? तो इसके ऊपर मैंने एक जजमेंट लिखाई थी ऑन सीआईटी वर्सेस अभिनव बिंद्रा, और मैंने कहा था कि गिफ्ट्स टू amateur sportsmen who don't play the game professionally, they are affiliated to an amateur organization, not to a professional body, तो उनके लिए हम इनको exempt करते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन।
अब आएगा खर्चे की अलाउबिलिटी। तो चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस।